नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मरवाही के लिए मैदान में दिग्गज उतर चुके हैं। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभाएं हैं। दूसरे दिन भी अपने दौरे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। मरवाही में कई मंत्री और विधायक भी डटे हुए हैं। इधर बीजेपी से पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेता मोर्चा संभाल रहे हैं और लगातार चुनावी प्रचार यहां तेज होता जा रहा है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा ली। पूर्व सीएम रमन सिंह की सभा हुई। मरवाही में नेताओं की फौज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उतार रखी है। इस एक सीट में जद्दोजहद इसलिए भी क्योंकि लगातार जोगी परिवार का गढ़ रहा मरवाही, जहां से अजीत जोगी लगातार विधायक रहे और एक बार अमित जोगी यहां से विधायक रहे। लेकिन अब जोगी परिवार से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। 2% बचा है, वो भी हम लोग अभी दूसरा साल में धान बेचने जा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं ने सभाएं की, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है। दूसरे दिन भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। मरवाही में कई मंत्री और विधायक डटे हुए हैं। इस एक सीट से बीजेपी के खेमे में बढ़ोतरी होगी। विधायक खेमे में 14 से 15 विधायक हो सकते हैं अगर ये सीट बीजेपी जीत लेती है तो, नहीं तो 70 की संख्या के साथ कांग्रेस अपने खाते में मरवाही विधानसभा करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। मरवाही में कई मंत्री और विधायक डटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बड़ी सभाएं हुई। सरोज पांडे यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कार्यकर्ताओं तक बड़े नेता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचकर पार्टी की नीति रीति से लोगों को वाकिफ करवा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। महज कुछ दिन बचे हैं चुनाव के लिए। ऐसे में मरवाही सीट के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं सीधे। विनय, मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन और मरवाही में पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों ने झोंक दी है। जिस तरह से हमने पहले ही बता रहे हैं हम लोग कि लगातार जिस तरह से वहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है, तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। कहीं न कहीं जीत का जो दावा किया जा रहा है उसमें तीनों पार्टियों को संदेह है, क्योंकि तीनों पार्टियां के बड़े नेता, छोटे नेता तो लगातार पिछले 2 महीने से वहां लगे हुए थे, लेकिन अब बड़े नेता भी वहां पर उतर करके और वहां पर दमखम दिखा रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वादा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अपनी जो योजनाएँ हैं उससे समझाया जा रहा है और कांग्रेस ये चाह रही है कि जो सीट है ये लगातार जो कांग्रेस की तरफ से थी ये, और दावा है कि ये कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस के झोली में ही गिरे और 70 सीट अब जो कांग्रेस है वो विधायक दल लेकर के वहाँ पर बैठे विधानसभा में। इसी तरह जो भाजपा है वो चाह रही है कि जो सीट है उनकी एक संख्या में, जिस तरह से दंतेवाड़ा की जो सीट उनकी से गई थी वहाँ पर जो उपचुनाव हुए थे, उसके बाद से जो मरवाही उपचुनाव है वो एक सीट वहाँ से जीते यहाँ पर और बढ़ोतरी कर दे वहाँ पर, ताकि विधानसभा में जो दमखम दिखाया जा सके। वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार का जो विरोध है वो बड़ी स्तर पर किया जा सके। तो दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं और जीत का दावा है ही साथ साथ में। इधर जो जोगी कांग्रेस है, इधर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अजीत जोगी की सीट थी और लगातार जो जोगी कांग्रेस की तरफ से अजीत जोगी जीते आए हैं वहाँ पर सीट से, तो ये चाह रही है जोगी कांग्रेस की वहाँ से भी ये
सीट इस बार निकले, ताकि विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है वो भी एक तरह से निभाई जा सके और जो सरकार की जो कमियां हैं वो वहाँ पर उजागर किया जा सकता। तीनों जो पार्टियां हैं वो वहाँ पर दमखम दिखा रही हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि जो मतगणना जो चुनाव के दिन वोटिंग के दिन जनता किस पे भरोसा दिखाती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन तीनों पार्टियां दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं वहाँ पर। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। चंबल दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। मुरैना और ग्वालियर में सीएम शिवराज की सभाएं हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माहौल बनाएंगे। चंबल दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगर पीसीसी चीफ की बात करें तो कमलनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ अलग अलग चुनावी सभाओं के जरिए बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आज राजगढ़ और अशोकनगर में चुनावी सभा है। पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे कमलनाथ, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ताबड़तोड़ प्रचार उपचुनाव के लिए जारी है। पहली मर्तबा 28 सीटों पर, इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिसके बाद ही तय होगा कि सत्ता किसके हाथ में आती है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, साथ ही बीजेपी भी दमखम लगा रही है, क्योंकि और कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य का भी सवाल है, राजनीतिक करियर का भी सवाल है। पाला बदल पॉलिटिक्स की ये सियासत सत्ता तक कैसे पहुंचाती है, ये इसका पहला पहलू मार्च में दिख चुका है। अब दूसरा पहलू चुनाव के नतीजे तय करेंगे। बहरहाल अब देखना है कि विकास के दावों और वादों के साथ, उम्मीदों के साथ जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, 3 नवंबर को वोटिंग के बाद जनता किसे आशीर्वाद देती है ये 10 नवंबर को पता चलेगा। भोपाल और ग्वालियर से अपडेट देंगे हमारे सहयोगी नासिर गौरी ग्वालियर से और राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नासिर, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वालियर चंबल अखाड़ा बना हुआ है, सत्ता का संग्राम असल यहीं दिखाई दे रहा है। लगातार मुख्यमंत्री के दौरे, पूर्व मुख्यमंत्री के भी दौरे। देखिए तृप्ति, ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं बेहद खास हैं और आज ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी का मेगा शो होगा। यानी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लाल सिंह आर्य सहित कई सारे जो बड़े नेता हैं, 7 जो विधानसभा हैं वहां पर उनका रोड शो होगा। सबसे पहले वो मुरैना पहुंचेंगे। मुरैना में सिहोनिया में वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुरैना में रोड शो करेंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। तो ग्वालियर में 2 विधानसभाओं पर वो रोड शो करेंगे, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा पर रोड शो करेंगे। यानी कि आज ग्वालियर चंबल अंचल में ये बीजेपी का सबसे बड़ा मेगा शो होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार का जो दिन है उसमें 3 दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी सभाएं करें, रोड शो करें, जनता तक अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करें और उसी के तहत आज बीजेपी का ये बड़ा मेगा शो है। और पीसीसी चीफ भी ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं, यानी कि अशोकनगर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और राजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो देखा जाए तो लगातार जिस तरह से जो माहौल बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वोटर्स के पास पहुँचे, अपनी बात कहें। और जिस तरह से जो उपचुनाव होना पड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का सीधा सा कहना है कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ऐसा बीजेपी उसको कंडेम्ड कर रही है। और बीजेपी की पूरी एक बड़ी फौज कहा जा सकता है, केंद्र से लेकर राज्य के जो मंत्री हैं वो सब फील्ड में उतरे हुए, पूर्व मंत्री उतरे हुए, ग्राउंड लेवल पर वो समाज को लेकर, जातियों को लेकर सबको साधने की कोशिश है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उसी के चलते ये बीजेपी का बड़ा मेगा शो है, जिसमें आज उमा भारती भी शामिल रहेंगी। तो बीजेपी के कई सारे बड़े दिग्गज हैं वो आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर है और वो अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे वोटर्स के पास। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ में नासिर। राकेश, भोपाल टू चंबल राजनीति लगातार जारी है, साथ ही एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। देखा जाए तो भोपाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं और कई कार्यक्रम बीजेपी के भी देखने को मिलते हैं। भोपाल में, राजधानी में किस तरीके की रणनीति बन रही है इन उपचुनावों के लिए और आज क्या कुछ खास रहने वाला है?
देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल का जो है सेंटर पॉइंट है पूरे उपचुनाव का। और हर रणनीति, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, सीएम हाउस से लेकर बीजेपी दफ्तर तक और पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले से जो पूरी जो कंट्रोलिंग की जा रही है, पूरी रणनीति तैयार हो रही है। और आज बात करें, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से 2 बड़े दिग्गज नेता चुनावी सभाएं लेंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, जो कि 11 बजे राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे और सेक्टर स्तर पर जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक लेंगे, उनसे जो है पूरी रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद ही ब्यावरा के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ अशोकनगर पहुंचेंगे और अशोकनगर में की 2 सीटें, अशोकनगर लोकल और मुंगावली, उसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, बल्कि अशोकनगर में पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज मध्य प्रदेश के अनूपपुर जो है जिले में पहुंचेंगे और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, वहां पर सभा करेंगे। एक बड़ी सभा भूपेश बघेल की अनूपपुर में जो है आज रखी गई है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो भी आज सांवेर में पहुंचेंगे और सांवेर में एक सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो होगा। रोड शो की खासियत यह होगी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। करीब 20 गांव से जो रोड शो सीएम शिवराज सिंह चौहान का रखा गया है, ये वो इलाका है जो कि कांग्रेस बाहुल माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रत्याशी है तुलसीराम सिलावट, उनके पक्ष में शिवराज सिंह चौहान माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो हर दिन हर पल जो मंथन हो रहा है, जो लगातार फीडबैक लिया जा रहा है राजधानी भोपाल से लगातार लिया जा रहा है और दोनों ही दल की ये पूरी तैयारी है कि जब 3 तारीख को मतदान हो तो उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में ही जो ईवीएम का बटन दबे। शुक्रिया आपका राकेश और नासिर जानकारी के लिए। तो इस उपचुनाव की पल पल की अपडेट IBC 24। मुरैना में बीजेपी के रोड शो को लेकर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, जनता उसे सबक जरूर सिखाएगी। इस रोड शो को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी चाहे कितने भी रोड शो कर ले, पर प्रदेश की जनता बीजेपी को उनकी खरीद फरोख्त के लिए सबक सिखाने के लिए तैयार है। गोविंद सिंह मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल घोटालों का कार्यकाल रहा है। करने के लिए कहा हम लोग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म है, जो उन्होंने कृत्य किया है, वो प्रजातंत्र में वो माफ करने योग्य नहीं है। इस बार प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ ने भारतीय जनता पार्टी की जो खरीद फरोख्त की राजनीति को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है और 3 नवंबर को उनको पूरे प्रदेश की जनता धूल चटाने लायक छोड़ देगी। चाहे रोज रोड से करें, सब आ जाएं, उठक बैठक लगाएं, लेकिन इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके ही जनता चुप बैठेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के लिए गुरुवार को मेगा रोड शो किया। सीएम शिवराज सबसे पहले सांवेर विधानसभा क्षेत्र के सिमलिया चाऊ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सांवेर क्षेत्र के हर एक खेत तक मां नर्मदा का पानी पहुंचेगा। इसका सांवेर की जनता को और सिमलिया चाऊ के ग्रामीणों को विश्वास दिलाते हैं। सीएम के रोड शो में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, प्रत्याशी तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर मालिनी गौड़, बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर मौजूद रहे। रोड शो सिमलिया चाऊ गांव से शुरू होते हुए बेगम खेड़ी, चौहान खेड़ी, खत्री खेड़ी से होते हुए कनाडिया गांव, निपानिया और सिंगापुर टाउनशिप पर आकर समाप्त हुआ। रोड शो करीब 20 गांवों से गुजरा। जगह जगह फूल माला पहनाकर और फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारियों को शिवराज सरकार एरियर देगी। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि 351 करोड़ की राशि से उच्च शिक्षा विभाग भुगतान करेगा। वहीं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को मोहन यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि पटवारी अपना आचरण सुधारें, क्योंकि अब न उनसे कोई डरने वाला है और न ही उनकी सरकार से। इसी के ही साथ दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो पर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की हरकतों का सभी को पता है, वो केवल तोड़ने की राजनीति करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग अपने प्रोफेसर्स, अपने अधिकारी कर्मचारी सबके लिए लगातार चिंता करता है। 7वां वेतनमान तो पूर्व में दे दिया गया था यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन अभी ये रेर की जो बीच की राशि थी जो रोक ली गई थी 7वें वेतनमान के साथ, जिनको यूजीसी की तरफ से लगभग हमने अपनी इस व्यवस्था में उच्च शिक्षा के माध्यम से 351 करोड़ का एरियर हम देने की घोषणा कर रहे हैं।
रायगढ़ जिले में आदिवासी जमीनों की बेनामी खरीदी और बिक्री के लगभग 600 मामले सामने आए हैं, जिन पर सुनवाई 3 साल से पेंडिंग है। ऐसे में ये जमीनें उद्योगों या फिर भूमाफियाओं के कब्जे में हैं और किसान अपने जमीन का हक पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि जिले में औद्योगिकीकरण के दौरान बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीदी बिक्री हुई थी। इस दौरान औद्योगिक कंपनियों के नुमाइंदों ने दीगर प्रदेशों के फर्जी आदिवासियों के नामों से जमीनों की खरीदी बिक्री की थी। राज्य शासन ने जब आदिवासी जमीनों की रजिस्ट्रियों की जांच की तो जिले में तकरीबन 600 प्रकरण ऐसे पाए गए जिनमें आदिवासियों की जमीनों की बेनामी खरीदी बिक्री हुई थी। जिले के खरसिया, तमनार, घरगोड़ा और रायगढ़ ब्लॉक में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच आदिवासी किसान परेशान हैं। कृषि के योग्य नहीं रही है, तो जितना जल्दी हो सके अगर 170 खा के जमीनों को वापस न किया जाए तो उसमें वो जमीनों की स्वरूप जो है पूरी तरीके से बिगड़ गई है और कृषि के योग्य फिर आदिवासियों के लिए नहीं रह जाएगी। तो तत्काल हम सरकार से कहते हैं कि ऐसे लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लें। 170 खा के तो एसडीएम्स निराकरण करते हैं जिसमें आदिवासी की जमीन का होता है, तो उसमें अभी समीक्षा की जाएगी। अभी क्योंकि कोरोना में लगातार कोर्ट हमेशा बंद ही टाइप रहे हैं तो उसमें थोड़ी देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन अब जो है अब लॉकडाउन होगा नहीं तो लगातार अब मैंने बोला है कि जो समीक्षा लगातार की जाएगी। दुर्ग जिले के उरला में स्थित देवभोग दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। देवभोग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने कलेक्टर दर के अतिरिक्त इंसेंटिव और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे दूध उत्पादन और सप्लाई की आवश्यक सेवा प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह इंसेंटिव दिया जाए। वहीं प्रबंधन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मनाने में जुटा हुआ है। 100 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कह रहे हैं कि वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल से सेवाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं, साथ ही सकारात्मक चर्चा कर्मचारियों से की जा रही है। जल्दी ही कर्मचारी काम से वापस लौटेंगे। ताला सर हमारा जो वेतन वृद्धि के लिए एक्चुअल में हम ये चाह रहे थे कि जो हमारा मूल वेतन जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त जैसे कुछ कर्मचारियों को इंसेंटिव मिल रहा है उसी शैली पर सभी को इंसेंटिव के रूप में वेतन वृद्धि का लाभ मिले। उनके द्वारा सहयोग कल रात तक किया गया है और आज भी उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। अभी तक सेवाएं प्रभावित नहीं हुई, चर्चा उनसे चल रही है, सकारात्मक चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि आगे हो जाएगी। रीवा के नई गढ़ी इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जोधपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार 6 से ज्यादा लोग मजदूरी के लिए यूपी जा रहे थे। ऑटो जैसे ही नई गढ़ी थाने के जोधपुर गाँव के पास पहुंचा तभी सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सवारी सहित ऑटो उछलकर सड़क से दूर जा गिरा। इस दौरान कार चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और वो भी अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस मर कायम कर घटना की जांच कर रही है। इधर सतना में भी सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 1 घायल है। अमरपाटन थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मारी है, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां कुलगाम के वाईकेपुरा में आतंकवादियों ने कल देर शाम बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर हाजम और उमर राशिद बेग की हत्या की गई है। पीड़ितों को काजीगुंड के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले संदेश में टीआरएफ ने कहा कि कब्रिस्तान भर जाएंगे। इस कायराना करतूत पर बीजेपी ने कड़ी निंदा की है और दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। जम्मू कश्मीर में वे उत्कृष्ट कार्य करने वाले उज्जवल युवा थे। पर सवाल उठाया था और कुछ पार्टियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरकार जो है सैनिकों की शहादत को इस्तेमाल कर रही है चुनाव के लिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सवाल उठाया था, कुछ नेताओं ने, कि पुलवामा का जो हमला है कहीं वो भी प्लान तो नहीं है। देखिए, लोग कितने निकृष्ट हो सकते हैं
ये उनके बयानों ने आपको बता दिया। जो हिमायती थे पाकिस्तान के बारे में बात करते थे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना ये सोचे कि उसका क्या दुनिया के अंदर असर होगा, ये कहना कि सरकार ने ही कराया होगा। और इसीलिए इससे पहले भी इसी पार्टी ने एक भगवा आतंक की बात की थी, एक उसका बड़ा वो रूप बनाना चाहा इन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। सर, जो पाकिस्तान स्वीकार किया है कि पुलवामा में हमला कराया, एक बात हमेशा से उठती रही है, हिंदुस्तान का एक हमेशा से नजरिया रहा है कि वहां पर आतंकवादी जो संगठन है उनकी पुष्टपनाही होती है, उनको सपोर्ट मिलता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को समझ रही, और अब ये जब कबूलनामा आया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस चीज को लेकर बताएंगे कि FATF के अंदर बिल्कुल उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अभी वो ग्रे लिस्ट में, पर इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इसको कोई किसी भी तरह की मदद कहीं से ना मिले, ताकि इनके लोगों को पता चले कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल है सर। इसी के साथ साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।